नवंबर 14 साल था 1974। एक सुहाना दिन न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित एमिटिविल नाम का एक गांव। हेनरीज बार में एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर जा पहुंचता है। उसने हाँफते हुए आवाज में बोला, कोई मेरे साथ जल्दी मेरे घर तक आइए, मेरे घर वालों को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये सुन वहां बैठे सारे लोग चौंक गए और इस नौजवान के साथ उसके घर चल दिए। जब वहाँ लोग पहुँचे तब वहाँ का जो नज़ारा था उसने वहाँ के लोगों के दिलों को हिला के रख दिया। आखिर क्या था ऐसा नज़ारा? वेलकम टू बायोस्कोप, सर्च बिगिंस हियर। दरअसल ये हादसा घटित हुआ था एमिटिविल में 112 ओशन एवेन्यू में रहने वाले डेफियो परिवार के साथ। उस परिवार के 6 लोग बड़े बेरहमी से मारे गए थे। जो दूसरे लोगों को इकट्ठा करने वाला जो नौजवान था, उसने खुद को उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डेफियो जूनियर होने का परिचय दिया। वो इन सब के बीच बहुत डरा डरा सा रहता था और सबको यही विश्वास दिलाता गया कि उसका भी जल्द ही कत्ल होने वाला था और वो बचा रहना चाहता है। पुलिस की जांच बहुत जोरों से चल रही थी और रोनाल्ड हर बार अपने स्टेटमेंट्स बदलाता रहता था। इस बात पे पुलिस की पहले से ही कड़ी नजर रही थी। रोनाल्ड उस समय के वहाँ के लोकल पुलिस को, जो कस्टोडियल प्रोटेक्शन में थे रोनाल्ड, उसने ऐसा बयान दिया कि ये जो कत्ल करने वाला था वो वहाँ के लोकल गैंग का गुंडा लुइस फेलिनी था। मगर जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि इस घटना स्थल पर या उस तारीख को लुइस उस गांव में ही उपस्थित नहीं थे। अब पुलिस का शक पूरी तौर पर रोनाल्ड जूनियर पर ही आ अटका। शुरुआत में बातें बाहर आने में बहुत दिक्कत हुई, मगर जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ कड़क होती गई वैसे वैसे चौंकाने वाली बातों का खुलासा होने लगा, जिसका पता लगते ही वहां के लोगों के बीच हाहाकार मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यह साफ साफ कह दिया था कि किसी भी तरह की शारीरिक बल प्रयोग या आंतरिक रूप से दवाइयों की असर नहीं रही थी और इन्हें मारने के लिए एक ही गन में से निकली हुई गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ इस हत्या के पीछे का हत्यारा भी सामने आ गया था। तब तक वो और कोई नहीं बल्कि डरपोक बन के लोगों को बेवकूफ बनाने वाला रोनाल्ड जूनियर खुद ही था। पुलिस ने रोनाल्ड को कोर्ट में पेश करवा दिया था और ज्यादा पूछताछ के लिए तारीख भी मांगी थी, जिससे इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो। और इस मकसद से पुलिस ने रोनाल्ड के साथ उसकी जिंदगी की सुनसान गलियों से चलने का फैसला भी किया था। साल था 1957, सितंबर 26। रोनाल्ड जूनियर का जन्म डेफियो परिवार के सबसे बड़े और लाडले बेटे के रूप में हुआ। रोनाल्ड जूनियर अपने पिता रोनाल्ड डेफियो सीनियर और माँ लूजी डेफियो का बहुत ही चहीता लाडला था। बचपन से ही सारी ऐशो आराम से जीने वाला रोनाल्ड जूनियर जीवन के मूल्यों को समझने में सक्षम नहीं बन पाया और इसी के बीच कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी ये भूल कर गए। रोनाल्ड जूनियर से छोटे उसके 2 बहन और 2 भाई भी थे। बहनों का नाम डॉन, एलिसन और भाइयों का नाम जॉन और मार्क था। माँ का लाडला और पिता का चहीता कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने अपने माता पिता को ठुकराना शुरू कर दिया था। उसका नाम हर तरह की गंदी हरकतों में, नशों के व्यापार और मारपीट में भी शामिल होती गई। इन सब से परेशान उसके माता पिता उसे रोज डांटते थे और अपने दोस्तों के सामने भी डांटते थे। बचपन से मिले लाड़ प्यार की असर
उस पर इतनी बुरी तरह से हावी हो गई थी कि वो इस डांट को अपनी भलाई समझ ना पाया और एक 23 साल के नौजवान के खौलते हुए खून ने अपने मन में ही इसे अपनी बेइज्जती का कारण ठहराते हुए अपने मनोमन एक बदले की ज्वालामुखी को पालता गया। मगर इस ज्वालामुखी को फटने में ज्यादा देर नहीं लगी। साल 1974 नवंबर 13 की वो कड़ी ठंडी रात के बजे थे सुबह 3। सब गहरी नींद में थे। सब उस ठंडी की लपेट में चादर की गर्मी के साथ नींद की गहराइयों में डूबे जा रहे थे। मगर एक इंसान था जिसको अपने अंदर समाये गुस्से ने जगा कर रखा था, रोनाल्ड डेफियो जूनियर। बदले की आग कुछ इस तरह उसके मन को बंदी बना चुकी थी कि अब उसके लिए समय गंवाना सहा ना गया और मौके के इंतज़ार में भटकता हुआ वो नौजवान अपनी .35 कैलिबर मार्लिन 336C शॉर्ट राइफल से बदले की आग को अंजाम देते हुए अपने पिता को पहला निशाना बनाया और उनकी कत्ल कर दी। समांतर रूप से अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को भी उस राइफल का निशाना बनाया और इस दुनिया से बेरहमी पूर्वक रवाना कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ना किसी बात का बुरा लगा, ना पश्चाताप। और उसके बाद घर के बाथरूम में नहाकर कपड़े बदला के रोनाल्ड जूनियर निकल चुका था अपनी गन और सारे सबूतों को कानून के पहुंच से छिपाने। यह गवाही पुलिस के लिए काफी नहीं थी और इस बारे में ज्यादा गहरी पूछताछ ये पुलिस की काबिलियत की बाहर थी। सारे सबूत और गवाह के बातों की सच्चाई को नापने के लिए पुलिस द्वारा ही पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरोल्ड जोलन को रोनाल्ड जूनियर सौंपा गया। साल 1975 अक्टूबर 14 को रोनाल्ड जूनियर को अदालत के मुकदमों के बीच रखा गया। न्यायाधीश ने पूरे केस की निष्पक्ष जांच की और जब अदालत के सामने डॉक्टर जोलन को अपने स्टेटमेंट्स देने का मौका दिया गया, तब उन्होंने न्याय व्यवस्था के सामने ये पेश किया कि रोनाल्ड जूनियर LSD और अन्य नशों के अधीन रहता था और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था और रोनाल्ड जूनियर ने जो कुछ भी किया वो पूरे होशो आवाज में ही आके किया गया था। कड़े सबूत और गवाहियों के कारण रोनाल्ड जूनियर को 65 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मगर अभी तक इस अनहोनी से संबंधित कोई भी बात का सफाया नहीं हो पाया। सब चीजों से अनजान दिसंबर 1975 में शिकागो से न्यूयॉर्क आए थे लड्स परिवार, जिसमें शामिल थे जॉर्ज लड्स, कैथलीन लड्स और उनके 3 बच्चे। एमिटीविल में स्थित 112 ओशन एवेन्यू वाला वो आलीशान बंगला, जिसको बड़े बड़े अमीर लोग भी वहाँ घटित दुर्घटना के बारे में सुन के लेने से कतराते थे, उसको लड्स परिवार ने $80,000 की कीमत में खरीद लिया था और इसी बात की इनको खुशी भी थी। उस घर में उन्होंने करीब 1 साल तक डर डर कर गुजारा किया था। घर लेने के करीब 1 महीने के अंदर लड्स परिवार को इस घर में दुष्ट सायों का प्रभाव दिखना शुरू हो गया था। रात में आने वाली वो डरावनी आवाजें, चिल्ला के बात करने वाले लोग, बार बार खुलते और जोर से बंद होते हुए वो खिड़कियां और दरवाजे, अपने घर के गलियारों में रात को दौड़ते और खिलखिलाते हुए बच्चे, इन सारी बातों ने उस परिवार को सताकर रख दिया था। बहुत सारे नुस्खे और चीज़ें आजमाई पर राहत उनके नसीब न था। अंत में लड्स परिवार ने डेफियो विला को छोड़कर दूर घर की तलाश में निकल पड़े। एमिटीविल में डेफियो विला के 4 दीवार के भीतर जो कुछ भी हुआ उसका वास्तविक रूपांतर पता करने के लिए रोनाल्ड जूनियर को मिलने के बाद साल 2002 में रिक ओसुना नामक एक लेखक एवं फिल्म डायरेक्टर ने लोगों के बीच अपना पुस्तक द नाइट द डेफियोस डाइड का प्रकाशन करवाया। समान रूप से अपने डरावने अनुभवों का पर्दा उठाते हुए जॉर्ज और कैथलीन लड्स ने मिलकर 2005 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया और एक सिनेमा भी बनाई गई।
दोनों का नाम रखा गया था एमिटीविल हॉरर। बहुत सारे जांचकर्ताओं ने इस केस में दिलचस्पी ली मगर पूरा नहीं कर पाए। इसकी मुख्य वजह यही थी कि एमिटीविल में घटित दुर्घटना के बारे में किसी को भी इसकी असली कांड का पता नहीं चल पाया और जैसे जैसे जांच चलती गई वैसे वैसे विवादों का रास्ता खुलता गया। पहले विवाद ने तब जन्म लिया जब एमिटीविल के कुख्यात डेफियो विला में जांच करने पहुंचे थे विश्व प्रसिद्ध डेमोनोलॉजिस्ट एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। इन्होंने मिलकर पूरे घर में अच्छे से जांच करने के बाद भी उन्हें उस घर में किसी भी तरह की असुर शक्तियों का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद वह गए थे रोनाल्ड जूनियर को मिलने। तब के मुताबिक एड और लॉरेन ने कहा था कि रोनाल्ड से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि पूरा मामला करने में वो अकेला नहीं था बल्कि कोई खूनी साया उसकी मदद कर रहा था और रोज उसके कान में आके तुम्हें उनको मारना है ऐसा संदेशा दे जाता था। इससे ही प्रभावित होकर रोनाल्ड ने यह हत्याकांड रचा था। यह बात उस समय के लोगों के गले नहीं उतरी। वह सब इसे बेकार की बात मानने में दिलचस्पी ही नहीं रख रहे थे। इसी वजह से यह केस की दिशा को इतने पर ही अटका दिया गया और आगे इस पर कोई जांच तक नहीं हुई, जिसके कारण यह पहला विवाद बन के रह गया। दूसरा विवाद तब लोगों के सामने आया जब कटेसबाग नामक एक पत्रकार ने एमिटीविल डेफियो मर्डर मिस्ट्री पे स्वतंत्र जांच निकाली और तब उसके मन में कई संदेह हुए। पूरे केस के पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पे और स्टेटमेंट्स पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कई सवाल किए जो दूसरे जांचकर्ताओं के लिए भी एक विवादास्पद दुविधा के रूप में ही रही थी। कटेसबाग की पूरी जांच पर से कुछ सवालों का चुना गया था और वो सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल, कैसे कोई आदमी बिना शोर मचाए, वो भी साइलेंसर बिना वाली गन से रात के सुनसान प्रहर में 6 लोगों को एक साथ मार सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन 6 लोगों की मौत बहुत ही करीबी समयांतर पर हुई है। दूसरा सवाल, अगर हम मान भी लें कि अपने गन से रोनाल्ड जूनियर ने अपने पिता की हत्या की, तब उसकी मां या अन्य सदस्यों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल, यह सब अगर कोई इंसान मान भी लेता है तो इस हत्याकांड का होने पर गन की आवाज या कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस पड़ोसियों को क्यों एक भनक तक नहीं लगी? इसमें बातें तो बहुत सारी हैं और सवाल भी बहुत हैं, मगर एमिटीविल में उस रात जो भी हुआ, उस हत्याकांड के पीछे का सच आज के दौर में हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है और वो है रोनाल्ड डेफियो जूनियर।